विवेक की बात सुनकर युवराज की आंखों का एक्सप्रेशन देना चाहिए। कि उस शाम गार्डन में उसे उस चाकू से किसने मारा था। समायरा जानती थी वहां सिद्धार्थ जरूर था, लेकिन उसने समायरा पर चाकू से हमला नहीं किया था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अर्णव हर रात सोने से पहले एक बार समायरा को चेक करने जाता था। अर्णव समायरा के दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन हमेशा की तरह समायरा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अर्णव दरवाजा खोलकर अंदर आता है और समायरा के पास ही उसी खिड़की पर बैठ जाता है। समायरा अब भी बाहर ही देख रही थी। अर्णव समायरा से कहता है, लगता है ये तुम्हारा फेवरेट प्लेस है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम यहीं बैठी मिलती हो। समायरा अर्णव की बात का कोई जवाब नहीं देती। अर्णव सीरियस होकर कहता है, समायरा, मुझे लगता है तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। इस तरह हर वक्त इस रूम में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, लेकिन इस तरह से अपनी तबीयत और खराब मत करो। समायरा अर्णव की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अर्णव कहता है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊं, लेकिन उसे शेयर करके तुम्हें बेहतर महसूस होगा। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। समायरा अर्णव की आंखों में देखते हुए कहती है, कुछ वक्त पहले मैं इस शहर में एक मकसद लेकर आई थी, जिसे पूरा करने में मैं फेल हो चुकी हूँ, और इसके बदले मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब मैं नहीं जानती कि मुझे आगे क्या करना है। समायरा ने ये सारी बातें अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कही। अर्णव समायरा से कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि तुमने क्या खोया है, लेकिन इतना पता है कि तुम फिर से कोशिश कर सकती हो।
एक बार फेल होने से हम अपने मकसद को भूल तो नहीं सकते ना। समायरा अर्नव से नजरें फेर कर कहती है, अब सब खत्म हो चुका है, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करना है। अर्नव कहता है, वहीं से जहां से खत्म हुआ था। हर अंत किसी न किसी चीज की शुरुआत होती है, तुम फिर से वहीं से शुरू करो। आई एम श्योर इस बार तुम फेल नहीं होगी। समायरा के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नव को देख रही थी। अर्नव उससे कहता है, क्या हुआ? समायरा ना में अपना सर हिलाकर कहती है, कुछ नहीं। अर्नव अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? समायरा कहती है, तुम्हें मुझ पर इतना यकीन क्यों है? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। अर्नव मुस्कुराता है और कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता? समायरा कहती है, हमें मिले बस कुछ ही वक्त हुआ है। अर्नव जवाब देता है, तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। ये सच है कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त से नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे बारे में इतना जरूर समझ गया हूं कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। इसीलिए मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अब भी हार ना मानो। ये कहकर अर्नव समायरा के कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव की बातें सुनकर समायरा सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो वहां से उठती है और उस कमरे का दरवाजा लॉक कर देती है। समायरा अपने कबर्ड से एक लाल कपड़ा निकालकर उसे देखते हुए कहती है, अर्नव सही कह रहा है, मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। बस 3 महीने बाकी हैं। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। समायरा वो लाल कपड़ा जमीन पर बिछा देती है और ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रात के 12 बजे थे। हमेशा की तरह पूरा शहर इस वक्त शांत था। आज चांदनी रात थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में चांद की चांदनी फैली हुई थी। जंगल के बीच सड़क पर एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में है। वो आदमी नशे में बड़बड़ाते हुए चल रहा था। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो लड़का और कोई नहीं, सिद्धार्थ था। उस लड़के को देखकर वो आदमी अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या कि इस शहर में एक साया घूमता है जो रात को लोगों का शिकार कर लेता है? सिद्धार्थ उस आदमी की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ता है और कहता है, वो साया मेरा शिकार नहीं करेगा। वो आदमी हैरानी से सिद्धार्थ को देखते हुए कहता है, वो तुम्हारा शिकार क्यों नहीं करेगा? सिद्धार्थ कहता है, क्योंकि मैं उसके किसी काम का नहीं हूं। सिद्धार्थ उस आदमी को ऊपर से नीचे देखकर कहता है, लेकिन तुम ऐसे रात को अकेले क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें उस साय से डर नहीं लगता? वो आदमी लड़खड़ाते हुए सिद्धार्थ के नजदीक जाता है और कहता है, नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। सिद्धार्थ कहता है, और वो क्यों? सिद्धार्थ का सवाल सुनकर वो आदमी अपने हाथ में रखी शराब की बोतल दिखाते हुए कहता है, इसकी वजह से, इसे पीने के बाद तो भगवान से भी डर नहीं लगता। तो वो साया क्या चीज है, तुम भी पी कर देखो। सिद्धार्थ हल्की हंसी के साथ कहता है, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और हाँ, कभी कभी डरना जरूरी होता है। सिद्धार्थ की बात उस आदमी को समझ नहीं आती। मुंह बनाकर कहता है, क्या? सिद्धार्थ कहता है, अभी समझा देता हूं। ये कहते ही सिद्धार्थ आगे बढ़ता है और उस आदमी के सीने के बीचों बीच अपना हाथ रख देता है।
सिद्धार्थ की ऐसा करते ही उस आदमी का शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जोरदार बिजली का झटका लगा हो। वो आदमी छटपटाने लगता है। कुछ देर बाद वो आदमी नीचे गिर जाता है और अब उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके शरीर में अब जान नहीं बची है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि कभी कभी डरना जरूरी होता है। ये कहकर सिद्धार्थ उस आदमी की लाश को ठिकाने लगा देता है और आगे बढ़ जाता है। सिद्धार्थ अकेले उस सड़क पर चल रहा था और उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। कुछ देर चलते हुए उसे सड़क पर एक औरत दिखाई देती है। वो अपनी कार के पास खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसकी कार खराब हो गई हो। उस औरत को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बढ़ जाती है। सिद्धार्थ खुद से कहता है, एक ही रात में 2 शिकार, क्या बात है। ये कहकर सिद्धार्थ उस औरत की तरफ बढ़ जाता है। उस औरत की पीठ सिद्धार्थ की तरफ थी। उसने सफेद रंग की एक चमकती हुई साड़ी पहनी थी और उसके लंबे स्ट्रेट बाल खुले हुए थे। पीछे से देखने पर उसका फिगर सिद्धार्थ को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। सिद्धार्थ उस औरत के पास जाकर कहता है, हे मिस, डू यू नीड एनी हेल्प? सिद्धार्थ की बात सुनकर वो औरत पीछे मुड़ती है। वो औरत और कोई नहीं, पद्मिनी सिंघानिया थी। कुछ घंटों बाद सुहानी युवराज से माफी मांगने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही सुहानी युवराज के कमरे के अंदर आती है, उसे देखकर युवराज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आज पहली बार युवराज किसी के सामने इतना नर्वस हो रहा था। वो बस एकटक सुहानी को देख रहा था। सुहानी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज के दिमाग में क्या चल रहा है। वो युवराज के पास आकर थोड़ा घबराते हुए कहती है, युवराज सर, आई एम सॉरी, आई नो मैं कल से कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी जान बचाने के लिए ही मुझे वहाँ से लेकर आए थे, लेकिन युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है,
बिकॉज आई लव यू सुहानी। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी की आंखें बड़ी और नम हो जाती हैं। कुछ देर तक वो दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। फिर सुहानी कहती है, युवराज सर, आप मजाक नहीं कर रहे हैं ना? युवराज सुहानी के माथे पर किस करता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब लाकर कहता है, बिल्कुल नहीं। अब सुहानी की आंखों से वो आंसू बाहर आ जाते हैं जो कब से उसकी आंखों में ठहरे हुए थे। युवराज बड़े प्यार से सुहानी के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहता है, क्या मैंने इतना बुरा प्रपोज किया है जो तुम रोने लगी? सुहानी नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, बहुत बुरा। युवराज सुहानी के और नजदीक जाकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, सच में? सुहानी हाँ में सर हिलाकर युवराज को कसकर गले से लगा लेती है। युवराज भी खुद को नहीं रोकता, वो सुहानी को अपनी बाहों में भर लेता है। आज उसने सुहानी को इस तरह से हक किया हुआ था जैसे वो उसे अब कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। युवराज की आंखें भी थोड़ी नम थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे जैसा वो है बिल्कुल वैसे ही प्यार करेगा। सुहानी को जब पता चला था कि युवराज एक श्रापित इंसान है, तब भी उसके मन में युवराज के लिए प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। युवराज को हमेशा इस बात पर हैरानी होती थी कि सुहानी उससे इस हद तक कैसे प्यार कर सकती है। वहीं सुहानी आज बहुत खुश थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी लाइफ में ऐसा भी कोई दिन आएगा जब युवराज उससे प्यार करने लगेगा और उसे एक्सेप्ट करेगा। वो युवराज की बाहों में सिमटी हुई थी और उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। युवराज और सुहानी इस वक्त बस एक दूसरे में खोए हुए थे और एक दूसरे की मौजूदगी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं करना चाह रहे थे। काफी देर तक युवराज और सुहानी एक दूसरे की बाहों में वैसे ही खड़े थे। तभी सुहानी कहती है, युवराज सर। युवराज धीरे से कहता है, सुहानी युवराज को खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए, मुझे अब जाना है। युवराज सुहानी पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए कहता है, नहीं। सुहानी कहती है, मुझे जाना है, निशा मेरा वेट कर रही होगी। युवराज कहता है, तुम आज कहीं नहीं जा रही, यही मेरे साथ रहोगी। अब सुहानी अपना चेहरा युवराज के चेहरे के सामने लाते हुए कहती है, मैं यहां नहीं रह सकती। युवराज सुहानी के बाल ठीक करते हुए कहता है, क्यों नहीं रह सकती? सुहानी मासूमियत से जवाब देती है, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। युवराज कहता है, ठीक है, फिर कल सुबह कोर्ट जाकर शादी कर लेते हैं। सुहानी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं कर सकते। युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, अब शादी क्यों नहीं कर सकते? सुहानी कहती है, क्योंकि मैं अभी 20 साल की हूँ और इंडिया में लड़कियां 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती। सुहानी की कही बात को सोचते हुए युवराज कहता है, हाँ, ये भी सही है। सुहानी फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, तो अब मुझे जाने दीजिए। युवराज कहता है, ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो क्या? सुहानी क्यूरियस होकर कहती है। युवराज कहता है, अरे, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, मुझे उसका आंसर तो दो। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी अपनी नजरें झुका लेती है। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। इस तरह से सुहानी बहुत ही प्यारी लग रही थी और युवराज की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। सुहानी इसी तरह अपनी नजरें झुकाकर शर्मा रही थी, तभी उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और उसे कुछ याद आता है। वो अपना मुंह बनाकर कहती है, नहीं। युवराज कहता है, क्या नहीं? सुहानी कहती है, आपको आपकी प्रपोजल का जवाब नहीं मिलेगा। क्यों?
युवराज हैरानी से कहता है। सुहानी थोड़े गुस्से में कहती है, मैंने आपको कब प्रपोज किया था? युवराज याद करते हुए कहता है, 1 साल पहले। सिद्धार्थ पद्मिनी के बारे में कुछ नहीं जानता था। पद्मिनी की खूबसूरती देखकर सिद्धार्थ की आंखें उस पर जम जाती हैं।
उसे देखकर समझ आ रहा था कि वो कोई जरूरी काम कर रहा था, इसलिए युवराज उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगता है। युवराज को पता था तांत्रिक क्रिया को बीच में रोकना कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ देर बाद भैरवनाथ अपनी आंखें खोलता है और हवा में लटके उस खंजर की नोक अपनी उंगली पर रखते हुए उसे ध्यान से देखने लगता है। फिर वो खंजर अपने हाथ में लेकर उसे अपने सामने रखे काले कपड़े के ऊपर रख देता है। भैरवनाथ को देखकर लग रहा था जैसे वो खंजर उसके लिए बहुत कीमती है। वो सामने देखकर कहता है, कहो युवराज, आज यहाँ क्यों आए हो? युवराज भैरवनाथ की आंखों में संजीदगी के साथ देखते हुए कहता है, अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। भैरवनाथ उत्सुकता से कहता है, लेकिन क्यों? युवराज कहता है, मुझे पता है कि हमें उसे खत्म करने के लिए क्या करना होगा। मैं अकेले उसे नहीं रोक पाऊंगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। भैरवनाथ युवराज की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? युवराज जवाब देता है, आकर देख लेना। भैरवनाथ कहता है, मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं अभी यहां से बाहर नहीं जा सकता। भैरवनाथ का जवाब सुनकर युवराज की आंखें गुस्से से छोटी हो जाती हैं। वो भैरवनाथ से कहता है, तुम कुछ कर भी सकते हो या नहीं? जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम बिल में छुपकर बैठ जाते हो। मुझे तो लगता है तुम डर से उसका सामना ही नहीं करना चाहते। भैरवनाथ युवराज की बात सुनकर गुस्सा नहीं होता। वो अपने सामने रखे खंजर को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जानते हो ये क्या है? युवराज भैरवनाथ के इनकार की वजह से काफी गुस्से में था। वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। भैरवनाथ आगे कहता है, ये खंजर मैंने उसे मारने के लिए बनाया है, जिसने मेरा ये हाथ काटा था। ये कहते हुए भैरवनाथ अपनी बाईं हथेली को देखता है। भैरवनाथ आगे कहता है, इसे पूरी तरह से तैयार करने के लिए मुझे 1 महीना और लगेगा और तब तक मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। युवराज गुस्से में वहां से चला जाता है। गुफा से बाहर आने के बाद युवराज अपनी कार के पास आकर रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। युवराज खुद से कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अब सिर्फ वही है जिससे मुझे मदद मिल सकती है। मुझे उसके पास जाना ही होगा। मैं सुहानी, निशा और विवेक को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगली सुबह समायरा अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठी थी। वो कल रात से अपने ध्यान में ही लगी थी। उसका ध्यान डोर नॉक होने से टूटता है। वो आवाज सुनकर समायरा अपनी जगह से उठती है और वो लाल कपड़ा फिर से अपने कबर्ड में डाल देती है। समायरा अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने अर्नव अपने हाथ में कॉफी मग लेकर खड़ा था। अर्नव समायरा को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग। समायरा बिना कोई जवाब दिए अंदर आ जाती है। अर्नव भी समायरा के पीछे अंदर आता है। अर्नव और समायरा काउच पर बैठ जाते हैं और अर्नव समायरा की तरफ कॉफी मग बढ़ा देता है। समायरा कॉफी मग लेकर कहती है, थैंक्स। अर्नव समायरा से कहता है, अच्छे से नींद आई? समायरा अर्नव से नजरें फेरते हुए कहती है, समायरा का जवाब सुनकर अर्नव उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है। अर्नव को इस तरह देखते हुए देख समायरा कहती है, क्या हुआ? अर्नव कहता है, तुम सारी रात नहीं सोई हो ना? ये सुनकर समायरा को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन ये बात वो अर्नव के सामने जाहिर नहीं होने देती। समायरा अर्नव से कहती है, मैं सोती नहीं। समायरा के जवाब से अर्नव चौंक जाता है। वो कहता है, सोती नहीं मतलब? समायरा चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहती है, मुझे नींद नहीं आती। अर्नव कहता है,
कब से? समायरा कहती है, पिछले 11 सालों से। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। क्या कम होने लगी है अर्नव और समायरा के बीच की दूरियां? क्या आगे बढ़ेगी युवराज और सुहानी की लव स्टोरी? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समायरा की बात सुनकर भी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। सुहानी की नजर दरवाजे की तरफ जाती है। विवेक निशा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ला रहा है। निशा विवेक के पीछे आते हुए उससे कहती है, विवेक तुम क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे मेरे ही कमरे में क्यों लेकर आ रहे हो? विवेक कहता है, अरे तुम थोड़ा पेशेंस रखो, बताता हूँ तुमको। विवेक निशा को लेकर सुहानी के पास आ जाता है और उसके सामने बेड पर बैठ जाता है। सुहानी और निशा दोनों विवेक की ये हरकत समझ नहीं पा रहे थे। विवेक मुस्कुराते हुए सुहानी की तरफ देखने लगता है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवेक एक्साइटेड होकर कहता है, कल युवराज सर ने तुमसे कुछ कहा? विवेक का सवाल सुनकर सुहानी अपनी नजरें फेर लेती है। उसे अपने दोस्तों के सामने काफी शर्म आ रही थी। सुहानी का चेहरा देखकर विवेक को समझ आ जाता है कि कल क्या हुआ था। लेकिन निशा कंफ्यूज होकर एक बार विवेक को और एक बार सुहानी को देखती है। वो इरिटेट होकर कहती है, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, सुहानी बताएगी। बताओ सुहानी, कल युवराज सर ने तुमसे क्या कहा? सुहानी थोड़ी झिझकते हुए एक नजर विवेक को और फिर निशा को देखती और कहती है, युवराज सर ने मुझसे आई लव यू कहा। ये सुनकर निशा लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन विवेक ये सुनकर खुश होकर कहता है, यस, आई न्यू इट। इससे पहले कि सुहानी कुछ कह पाती, निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती है, सुहानी, क्या सच में युवराज सर ने तुझे प्रपोज किया? निशा के ऐसा करने से सुहानी ऊपर से नीचे तक हिल जाती है। वो निशा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, हाँ, कल रात उन्होंने मुझे प्रपोज किया। निशा सुहानी को जोर से हक कर लेती है और कहती है, यस यस यस, फाइनली युवराज सर ने तुझे अपने दिल की बात कह दी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ। निशा की बात सुनकर विवेक उसे सुहानी से अलग करके कहता है, हैप्पी फॉर माई सेल्फ? क्या मतलब? तुम्हें सुहानी के लिए खुश होना चाहिए ना। युवराज सर के सुहानी को प्रपोज करने से तुम अपने लिए क्यों खुश हो? निशा बेड से नीचे उतर जाती है और वहाँ पर चलते हुए कहती है, अरे बताया तो था ना मैंने तुम्हें, अब द ग्रेट युवराज दीवान मेरे जीजू है। अब मेरा पूरे हिमाचल पर राज होगा और हमारा कॉलेज भी मेरे जीजू का है।
निशा अपनी आंखें छोटी करके आगे कहती है, वो मिसेस वर्मा, उन्होंने मुझे 2 बार फेल कर दिया था। अब उनको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। सुहानी और विवेक हैरानी से उसे देखने लगते हैं। विवेक उसे ताना मारते हुए कहता है, तुम फेल हुई क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की थी। तुम मिसेस वर्मा को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती। निशा गुस्से से विवेक के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बेड से नीचे उतारने लगती है। विवेक परेशान होकर कहता है, निशा, तुम ये क्या कर रही हो? निशा विवेक को उठाकर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहती है, अभी बताती हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सुहानी से कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहकर निशा विवेक को पुश करते हुए कमरे से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। सुहानी को भी समझ नहीं आ रहा था कि निशा विवेक को ऐसे कमरे से बाहर क्यों निकाल रही है। दरवाजा बंद करते ही निशा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ जाती है। वो भागते हुए सुहानी के पास जाती है और अपने कंधे से उसे टक्कर मारते हुए कहती है, तुम लोगों ने किस किया? निशा का जवाब सुनकर सुहानी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से जाने लगती है। निशा सुहानी के दोनों हाथों को जोर से पकड़कर कहती है, देख सुहानी, तू जानती है जब तक तू मुझे बताएगी नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सुहानी शर्माते हुए कहती है, हाँ, युवराज सर ने मुझे फोरहेड पर किस किया। सुहानी का जवाब सुनकर निशा कहती है, अरे मैं फोरहेड किस नहीं, वो वाले किस की बात कर रही हूँ। ये सुनते ही सुहानी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो निशा से दूर हटते हुए कहती है, निशा, तू कैसी बातें कर रही है? निशा कहती है, वही जो एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद होता है। सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ टिकाते हुए कहती है, अब वो तू अकेले तो डिसाइड नहीं करेगी ना, अब युवराज सर ने भी तो कुछ सोचा होगा। सुहानी निशा के हाथ के नीचे से अपना कंधा हटाते हुए कहती है, नहीं, युवराज सर बहुत शरीफ है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। निशा कहती है, अब अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने का शराफत से क्या लेना देना है। निशा सुहानी का अब तक का रिएक्शन देखकर समझ जाती है कि सुहानी किसके नाम से ही डर रही है। वो सुहानी को परेशान करने के लिए उसके कान के पास जाकर कहती है, सुहानी, तुझे नहीं पता कि रिलेशनशिप में क्या क्या होता है। देखना, युवराज सर पहले तेरे पास आएंगे, फिर तुझे अपने पास खींच लेंगे, फिर तेरे चेहरे को अपने हाथ में लेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए। निशा इतना ही कह पाई थी, तभी सुहानी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, नहीं सुननी मुझे तेरी बात, एक्चुअली मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। ये कहते हुए सुहानी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। निशा चिल्लाते हुए सुहानी से कहती है, अरे आगे बढ़कर क्या होगा ये तो सुनती जा। अपनी बात पूरी करके निशा जोर जोर से हंसने लगती है। इधर सुहानी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वो खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, युवराज सर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, लेकिन अगर एक काम करती हूँ, मैं युवराज सर के सामने जाऊंगी ही नहीं। हाँ, ये ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। कुछ देर बाद सुहानी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो बड़ी हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसने सोच लिया था, चाहे जो भी हो जाए वो युवराज के सामने नहीं जाएगी। सुहानी बड़ी सावधानी से आसपास देखते हुए नीचे आती है। वहां युवराज नहीं था। ये देखकर सुहानी चैन की सांस लेती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, उसके सामने रॉबिन दिखता है। रॉबिन को जल्दी में लग रहा था। वो सुहानी के पास आकर कहता है, सुहानी मैडम, क्या आप ये फाइल युवराज सर तक पहुंचा देंगी? मुझे अभी अर्जेंट काम से निकलना होगा। रॉबिन की रिक्वेस्ट सुनकर सुहानी टेंशन में आ जाती है और उससे कहती है, मिस्टर रॉबिन, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आप स्टाफ से किसी को भेज दीजिए।
रॉबिन फिर से सुहानी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है और सच में मुझे लेट हो रहा है। रॉबिन के इतना रिक्वेस्ट करने पर सुहानी उसके हाथ से वो फाइल ले लेती है और मन ही मन कहती है, अब तो मुझे युवराज सर के सामने जाना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद सुहानी युवराज के कमरे के बाहर पहुंच जाती है और नॉक करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती है, लेकिन तभी वो अपना हाथ रोक लेती है। सुहानी खुद से कहती है, एक काम करती हूँ, चुपके से अंदर जाकर ये फाइल रखकर आ जाती हूँ। सुहानी थोड़ा सा दरवाजा खोलती और अपना सर अंदर डालकर कमरे के अंदर झांकती है। उसे युवराज कमरे में नहीं दिखता। सुहानी धीरे धीरे कमरे के अंदर जाती है और स्टडी टेबल पर वो फाइल रखते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ युवराज सर यहाँ नहीं है। ये कहकर सुहानी जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके ठीक सामने युवराज खड़ा होता है। युवराज को देखकर सुहानी की आंखें लगभग बाहर आ जाती हैं और वो चीख पड़ती है। युवराज बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए कहता है, तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो? सुहानी अपनी नजरें चुराकर हकलाते हुए कहती है, नहीं तो मैं क्यों आपसे छुपने की कोशिश करूंगी? युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, और ये नजरें क्यों चुरा रही हो? सुहानी इधर उधर देखते हुए कहती है, मैं आपसे नजरें कहाँ चुरा रही हूँ? युवराज को आज सुहानी का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। वो अपने दोनों हाथों से सुहानी का चेहरा पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, यहाँ देखो मेरी तरफ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सुहानी कहती है, क्या? युवराज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। सुहानी युवराज के चेहरे को देखती है। युवराज की आंखें आज सुहानी को बहुत कुछ एक्सप्रेस कर रही थी। ये देखकर सुहानी और भी नर्वस हो जाती है। वो युवराज का हाथ हटाकर उससे दूर जाते हुए कहती है, युवराज सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। युवराज सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कंफ्यूज होकर कहता है, मैं क्या नहीं कर सकता? सुहानी युवराज को आंखें दिखाते हुए कहती है, जो आप सोच रहे हैं। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज समझ जाता है कि सुहानी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। युवराज सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, और मैं क्या सोच रहा हूँ? सुहानी भी अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, वो आपको पता है। युवराज धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ता है और उसके करीब आ जाता है। वो सुहानी की आंखों में देखते हुए उसकी कमर को पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लेता है। युवराज की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वहीं सुहानी की आंखों में डर और नर्वसनेस थी। वो मन ही मन खुद से कहती है, युवराज सर तो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो निशा ने कहा था। ये सोचकर सुहानी और घबरा रही थी। युवराज सुहानी को अपने बिल्कुल करीब लाकर उसके चेहरे पर अपना एक हाथ रख देता है और अपना चेहरा उसके करीब ले जाने लगता है। सुहानी को अब पूरा अंदाजा हो गया था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। ये देखकर युवराज के होठों पर एक स्माइल आ जाती है और वो बड़े प्यार से सुहानी के मासूम चेहरे को देखने लगता है। सुहानी डर से इस तरह से आंखें बंद किए हुए बहुत क्यूट लग रही थी। धीरे धीरे युवराज सुहानी के और करीब जाता है और अब उसका चेहरा सुहानी के चेहरे के इतने पास आ गया था कि युवराज की सांसें सुहानी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। क्या युवराज सुहानी के और करीब आ जाएगा? क्या मोड़ लेगा इनका रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवराज की सांसें सुहानी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी।
सुहानी घबराहट से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। युवराज सुहानी के उतने ही करीब जाकर धीरे से उससे कहता है, सुहानी, जो तुम सोच रही हो, फिलहाल वैसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये कहते हुए युवराज सुहानी से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन अब भी उसने सुहानी को पकड़ रखा था। सुहानी अपनी आंखें खोल लेती है और अब युवराज को हैरानी से देखने लगती है। युवराज सुहानी को प्यार से देखते हुए कहता है, हर रिलेशनशिप को ग्रो करने में थोड़ा वक्त लगता है, तभी वो स्ट्रांग होता जाता है और मुझे कोई जल्दी नहीं है, सो रिलैक्स। समझ आया मिस सुहानी सक्सेना? ये कहते हुए युवराज सुहानी की नाक पकड़कर हिलाने लगता है। सुहानी युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, युवराज सर तो सच में बहुत शरीफ हैं। उस निशा की बच्ची ने इनके बारे में मेरे दिमाग में क्या क्या डाल दिया। युवराज सुहानी को ऐसे हैरान देखकर कहता है, लगता है तुम मुझसे डिसअपॉइंटेड हो। अगर तुम चाहो तो हम अभी। ये कहते हुए युवराज फिर से सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। सुहानी हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, अभी आपने कहा ना जल्दी नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन ग्रो करना है। सुहानी का रिएक्शन देखकर युवराज की हंसी छूट जाती है। युवराज सुहानी के करीब जाकर उसके फोरहेड पर एक किस कर देता है और फिर उसे खुद से अलग कर देता है। युवराज से अलग होने के बाद सुहानी कहती है, तो फिर आपको मुझसे क्या चाहिए था? युवराज कहता है, हमने कोर्ट में प्रूव कर दिया है कि तुम ही मिस्टर महेश सक्सेना की बेटी शिविका सक्सेना हो। अब उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी, इसीलिए मुझे तुम्हारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सुहानी हैरानी से युवराज को देख रही थी। युवराज आगे कहता है, मैं तो बस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हारे तो कुछ और ही अरमान है। युवराज की बात सुनकर सुहानी ठीक है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मुझे उसकी मदद लेनी पड़ेगी। समायरा सिद्धार्थ की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उसे एकटक देखने लगती है। सिद्धार्थ अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर कहता है, क्या तुम नहीं जानती
कि उस शाम गार्डन में तुम पर किसने अटैक किया था? सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही समायरा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथों से सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर कहती है, कौन था वो? सिद्धार्थ उसी स्माइल के साथ समायरा को देखने लगता है और कोई जवाब नहीं देता। समायरा सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए फिर से कहती है, मैंने कुछ पूछा तुमसे। सिद्धार्थ को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे समायरा के गुस्से से कोई फर्क पड़ रहा हो। वो समायरा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ रक्षा शक्तियों की तलाश में सिर्फ तुम्हारे बाप के पास गई थी? समायरा गुस्से में कहती है, जबान संभाल कर, वरना मैं। समायरा इतना ही कह पाई थी तभी सिद्धार्थ उसके हाथ से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, वरना क्या, मुझे मार दोगी? सिद्धार्थ अपनी घमंड भरी हंसी के साथ आगे कहता है, तुम तो क्या, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, ये तो जानती हो ना तुम। सिद्धार्थ की हर बात समायरा का गुस्सा बढ़ा रही थी। वो इस वक्त सिद्धार्थ के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे। ये सच है कि मैं मर नहीं सकती, लेकिन इस दुनिया में मौत से भी बदतर कई चीजें होती हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। समायरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, और ये बात तुमसे। समायरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, समायरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? समायरा सिद्धार्थ का कॉलर छोड़कर वहां से चली जाती है। समायरा को जाते देख सिद्धार्थ गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। वो खुद से कहता है, ये तो नहीं मानने वाली, अब मुझे दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ये कहकर सिद्धार्थ भी वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ की बातों की वजह से समायरा का मूड खराब हो गया था। वो गुस्से में रोड पर अकेले ही चल रही थी। तभी समायरा को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, एक्सक्यूज मी। वो आवाज सुनकर समायरा पीछे मुड़ती है। समायरा पीछे मुड़कर देखती है, एक लड़की उसकी ही तरफ आ रही है। वो लड़की समायरा के पास आती है और उसकी तरफ कागज का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहती है, क्या
इसलिए भी कह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग इस काम में इन्वॉल्व हों। युवराज सुहानी, निशा और विवेक को आखिरी बार समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। युवराज की बात सुनकर वहां बैठे सभी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगता है। विवेक अपने चेहरे के डर को छुपाते हुए युवराज से कहता है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, आप बस ये बताइए कि कल करना क्या है। विवेक की बात खत्म होते ही निशा भी कहती है, हाँ युवराज सर, हमने सोच लिया है, अब हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे आगे जो भी हो। निशा की बात खत्म होते ही युवराज की नजर सुहानी पर जाती है। सुहानी कुछ कहती तो नहीं, लेकिन युवराज उसकी आंखें देखकर समझ जाता है कि वो भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। पास बैठा राघव उन तीनों की हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। ये देखकर कि सभी उस काम को करने के लिए तैयार हैं, युवराज अपनी बात शुरू करता है। वो कहता है, सुहानी के हिसाब से हमें कल दिन ढलने के बाद वहां जाना होगा, तो प्लान बस इतना है कि पहले उस कलश को बाहर निकालेंगे और फिर सुहानी उस अखंड ज्योति से उसे जला देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही उस कलश को कोई भी हाथ लगाएगा, मृदुला को इस बात का पता चल जाएगा और वो अपनी अस्थियों को बचाने वहां आ जाएगी। राघव सुहानी की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, तो इसका मतलब हमें उस साय को सुहानी तक पहुंचने से रोकना होगा ताकि सुहानी उन अस्थियों को जला सके। युवराज सीरियस होकर कहता है, निशा युवराज से कहती है, लेकिन युवराज सर, हम ये कैसे करेंगे? युवराज जवाब देता है, तुम लोग ये नहीं कर सकते, तुम लोगों को सुहानी की मदद करनी होगी, जिससे वो जल्द से जल्द उन अस्थियों को जला दे। युवराज का जवाब सुनकर विवेक कहता है, तो क्या उन अस्थियों को आग लगाने के बाद मृदुला हम पर अटैक नहीं करेगी? युवराज कहता है, नहीं, जैसे ही सुहानी अखंड ज्योति से उन अस्थियों पर आग लगा देगी तो मृदुला कुछ देर के लिए बहुत कमजोर हो जाएगी। युवराज की बात को समझकर निशा कहती है, इसका मतलब आपको मृदुला को सिर्फ तब तक रोके रखना होगा जब तक सुहानी अस्थियों को जला न दे। विवेक कुछ सोचते हुए युवराज की आंखों में देखकर कहता है, युवराज सर, क्या आप मृदुला को रोक पाएंगे? जो सवाल अभी अभी विवेक ने युवराज से किया था, वही सवाल वहां बैठे हर इंसान के दिमाग में चल रहा था, सिवाय सुहानी के। विवेक का सवाल सुनकर युवराज अपने मन में कहता है, मृदुला को तो शायद मैं रोक लूंगा, लेकिन मुझे डर किसी और का है। अगर उन अस्थियों को बचाने के लिए वो आ गई तो शायद मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। युवराज के दिमाग में किसका डर है? क्या कोई और भी है जो मृदुला से ज्यादा खतरनाक है? कौन है वो शख्स जिसने समायरा पर हमला किया था? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात को डिनर करने के बाद युवराज बालकनी पर खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे जिनके जवाब उसे अब तक नहीं मिले थे। कल को लेकर उसके मन में डर भी था जो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। युवराज को एक सवाल बहुत परेशान कर रहा था। वो सवाल था कि कहीं उसने सुहानी की तरफ बढ़कर कोई गलती तो नहीं कर दी। सुहानी को खोने का डर उसे बार बार परेशान कर रहा था। युवराज इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। युवराज उसे इग्नोर कर देता है। दरवाजे पर सुहानी खड़ी थी। वो जानती थी कि इस वक्त युवराज का मूड बहुत खराब है। उसने राघव के घर में ही युवराज का चेहरा पढ़ लिया था। सुहानी धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ जाती है। वो पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे युवराज नहीं दिखता। तभी सुहानी की नजर पर्दे के दूसरी तरफ बालकनी पर खड़े युवराज पर जाती है। युवराज भी अब तक समझ चुका था कि उसके कमरे में सुहानी आई है, क्योंकि उसके अलावा किसी और की इतनी हिम्मत नहीं थी कि युवराज की परमिशन के बिना उसके कमरे में आ सके। लेकिन युवराज पीछे मुड़कर सुहानी को नहीं देखता।
सुहानी युवराज की तरफ बढ़ती है। सुहानी के पास आने पर भी युवराज उसकी तरफ नहीं देखता, वो बस सामने देख रहा होता है। युवराज का चेहरा तो बिल्कुल शांत था, लेकिन सुहानी को साफ समझ आ रहा था कि इस वक्त वो काफी परेशान है। सुहानी युवराज के पास जाकर उसके हाथ पर अपना हाथ डालते हुए उसके कंधे पर अपना सर टिका देती है। कुछ देर बाद युवराज सुहानी से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम कल के बारे में एक बार और सोच लो। सुहानी युवराज के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। युवराज अपना हाथ सुहानी से छुड़ाकर उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? सुहानी युवराज की बाहों में सिमटे हुए कहती है, डर क्यों लगेगा? मैं दुनिया की सबसे सेफ जगह पर हूं। युवराज कहता है, अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। सुहानी युवराज से अलग हो जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, युवराज सर, मेरी तरफ देखिए। युवराज सुहानी की आंखों में देखता है तो सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, मैं चाहती हूँ कि आप ये बात समझो कि मैं आपके लिए हंसते हुए अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ आपके बारे में नहीं है। युवराज कहता है, क्या मतलब? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, मेरा मतलब ये है कि मैं ये सब आपको बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये करने का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। इस काम के लिए हमें चुना गया है और इसकी जरूर कोई वजह है। सुहानी आगे कहती है, उस साए के खत्म होने पर सिर्फ आप आजाद नहीं होंगे, बल्कि ये पूरा शहर आजाद हो जाएगा। फिर कोई यहाँ डर में नहीं जिएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम सब सिर्फ आपकी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। सुहानी ये सब युवराज को अच्छा फील कराने के लिए कह रही थी। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम इतनी समझदार कब से हो गई? सुहानी कहती है, समझदार तो मैं हमेशा से थी, बस आपने नोटिस अभी किया। युवराज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा। सुहानी कहती है, और क्या? युवराज सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहता है, आई लव यू। सुहानी भी युवराज के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहती है, आई लव यू टू। सुहानी के ये कहते ही युवराज की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है, आई लव यू टू, लेकिन तुमने तो कहा था कि जब तक मैं तुम्हें 365 आई लव यू नहीं कहूंगा तब तक जवाब नहीं दोगी। सुहानी युवराज का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए शिकायत भरे लहजे में कहती है, कहा तो था, लेकिन आपके लक्षण देखकर मुझे लगा नहीं कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो, इसीलिए मैंने ही सैक्रिफाइस कर लिया। सुहानी की बात सुनकर फाइनली युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो सुहानी को फिर से हक कर लेता है। अगले दिन शाम के वक्त युवराज, सुहानी, निशा, विवेक और राघव उसी जगह खड़े थे जहां वो दूसरा कलश था। दिन ढल गया था और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। वहां उन पांचों के अलावा और कोई भी नहीं था। वहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। सुहानी को उस कलश के पास होने पर वही घबराहट फिर से होने लगी थी। उसने कसकर युवराज का हाथ पकड़ा हुआ था। युवराज का चेहरा इस वक्त बिल्कुल सीरियस था। विवेक युवराज से कहता है, युवराज सर, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? युवराज कहता है, नहीं। विवेक कहता है, तो फिर हम अपना काम शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? युवराज विवेक के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो सच में किसी का इंतजार कर रहा था।
युवराज से कोई जवाब ना पाकर सुहानी कहती है, युवराज सर, अब हम और देर नहीं कर सकते। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज फिक्र भरी नजरों से उसे देखने लगता है। सुहानी अपना डर छुपाते हुए युवराज से कहती है, आप टेंशन मत लो, सब सही होगा। युवराज कुछ नहीं कहता, बस हाँ में अपना सर हिला देता है। सुहानी युवराज का हाथ थामे हुए धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ती है जहां मृदुला की अस्थियां दफन थीं। कुछ ही देर बाद सुहानी वहां पहुंच जाती है और युवराज का हाथ छोड़कर वहां घुटनों के बल बैठ जाती है। सुहानी फिर से उस जगह पर अपना हाथ रखती है, लेकिन आज उसे न कुछ महसूस होता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि वहां मृदुला की अस्थियां हैं। सुहानी चौंक जाती है और युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज सर, आज मुझे यहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा है। सुहानी की बात सुनकर युवराज थोड़ी ही दूर खड़े राघव, विवेक और निशा की तरफ देखता है। वो तीनों भी उसी जगह पर आ जाते हैं। विवेक और राघव अपने साथ गड्ढा खोदने के लिए कुछ सामान रख लाए थे। वो तीनों बिना एक पल गवाए उस जगह को खोदने लगते हैं। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद युवराज कहता है, रुको। युवराज के कहते ही राघव और विवेक गड्ढा खोदना बंद कर देते हैं। राघव कहता है, क्या वो मिल गया? युवराज बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला देता है। युवराज का इशारा मिलते ही वहां खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि उसे कलश मिल गया है। अब डर से सभी का गला सूखने लगा था और उनके दिल की धड़कन पूरी रफ्तार पर थी। युवराज उस गड्ढे पर हाथ डालकर उस कलश को बाहर निकालता है। जैसे ही वो कलश बाहर आता है, युवराज अचानक से अपनी जगह पर रुक जाता है। वहां किसी के गुस्से से गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवराज पीछे मुड़कर देखता है। वो साया युवराज के ठीक सामने हवा में था। उस साये को वहां देखकर सभी की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, सिवाय युवराज के। वो गुस्से से उस साये को देख रहा था। तभी उस साये से एक औरत की गुर्राती हुई भयानक आवाज आती है, बंद करो ये सब। ये आवाज इतनी भयानक थी कि इससे वहां खड़े सभी लोगों के मन में उस साये की दहशत भर जाती है। वो साया फिर से कहता है, युवराज, तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। युवराज खामोश रहता है। वो अपना दाहिना हाथ पीछे करके बाकी लोगों को कुछ इशारा करता है। युवराज के इशारा करते ही विवेक और राघव उस कलश की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो साया राघव और विवेक को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ इंच आगे बढ़ने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो फिर से युवराज को देखता है। युवराज की आंखों की पुतलियां लाल हो चुकी थी और उसने उस साये को उसकी जगह पर रोक दिया था। आज युवराज ने उस पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वो साया अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी गुस्से में गुर्राने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। दूसरी तरफ विवेक और राघव मिलकर जमीन पर एक लाल कपड़ा बिछा देते हैं और मृदुला की अस्थियों को निकालकर उस कपड़े के ऊपर रखने लगते हैं। निशा और सुहानी वहीं उन्हें अपने मोबाइल से रोशनी दिखा रहे थे और साथ ही सुहानी उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। विवेक और राघव सुहानी के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग अस्थियों को उस लाल कपड़े के ऊपर फैला देते हैं। निशा और सुहानी भी उन अस्थियों के पास अपने घुटने के बल बैठ जाती हैं। एक तरफ युवराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस साये को रोक रखा था। दूसरी तरफ निशा, सुहानी, विवेक और राघव उन अस्थियों को घेरकर बैठे हुए थे। सुहानी एक नजर युवराज को देखती है और फिर से अस्थियों पर ध्यान देने लगती है।
सुहानी विवेक से कहती है, विवेक, अखंड ज्योति कहाँ है? विवेक अपने पॉकेट से युवराज का दिया हुआ एक छोटा सा ट्यूब निकालता है। वो लगभग 3 इंच का कांच से बना ट्रांसपेरेंट ट्यूब था, जिसके अंदर एक छोटी सी ज्योति जल रही थी। विवेक उसे सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, सुहानी, ध्यान से, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाकर उस ट्यूब को विवेक से ले लेती है और उसे गौर से देखने लगती है। उस वक्त उन सब का फोन जमीन पर रखा हुआ था, जिसके कारण आसपास कुछ रोशनी फैली हुई थी। निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, सुहानी जल्दी कर। सुहानी उस ट्यूब को खोलने वाली ही होती है, तभी तेज हवा का एक झोंका आता है और वो ट्यूब टूट जाता है। इसके साथ ही अखंड ज्योति गायब हो जाती है। उस ट्यूब के टूटते ही वहां बैठे हर शख्स की सांसें रुक जाती हैं और युवराज के कान तक ये आवाज पहुंच जाती है। सभी खौफ भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, सिवाय युवराज के। युवराज अपने मन में कहता है, नहीं, जिसका डर था वही हुआ, वो आ गई है। जंगल के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की आवाज आती है, मैंने कहा था ना, बंद करो ये सब, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जैसे ही उस साये की बात खत्म होती है, युवराज को उसकी कलाई के निशान पर तेज दर्द का एहसास होता है। युवराज चीखते हुए अपने घुटने के बल बैठ जाता है। जैसे ही युवराज का ध्यान उस साये से हटता है, वो साया आजाद हो जाता है। युवराज की ये हालत देखकर सुहानी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन राघव सुहानी को कसकर पकड़ लेता है। उसे युवराज ने पहले ही बोल रखा था कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो राघव सबसे पहले उन तीनों को बचाने की कोशिश करेगा। युवराज जमीन पर घुटने के बल अपना हाथ पकड़कर बैठा था। उसकी नजरें जमीन पर थीं। आज तक उसे उस निशान पर जितना भी दर्द हुआ था, ये दर्द उनसे कई ज्यादा था। तभी युवराज को अपने सामने एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत गुस्से में कहती है, आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगे हो। युवराज अपना सर उठाकर सामने देखता है। सामने देखकर वो गुस्से से कहता है, तुम? कौन थी युवराज के सामने? क्या वो अस्थियां मृदुला के हाथ लग जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए साया।